हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डेडलॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी कंडीशंस देखते हैं तब आपका डेटाबेस फेल हो सकता है। ठीक है, तो उसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज देखिए, जैसे फेलियर क्या होता है, एरर क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है। तो आप इसको थोड़ा सा एक ज़्यादा तरीके से समझेंगे तो फेलियर क्या है। द फेलियर ऑफ अ सिस्टम्स अकर व्हेन द सिस्टम डज नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस एंड फेल्स टू डिलीवर द सर्विस फॉर विच इट वाज इंटेंडेड। मतलब आपने 2+3 किया, 5 आना चाहिए था। 2+3 अब आप कर रहे हो और आपका आ रहा है 6। ठीक है, तो ये आपका फेलियर में काउंट होता है। काम तो हुआ, लेकिन आपने जो सर्विसेज चाहिए थी, आपको एडिशन करवाना था, वो एडिशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो ये आपका फेलियर हुआ। ठीक है, एरर क्या हुआ, जब आपका कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अज्यूम्स अ स्टेट दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, कॉमा द फैक्ट दैट द स्टेटमेंट इज़ अनडिज़ायरेबल इज़ ए सब्जेक्टिव जजमेंट। राइट, मतलब एरर कब आएगा आपका, जब आपका जो सिस्टम है वो ऐसी स्टेट में चला जाए जो कि आपका नहीं जाना चाहिए, वो डिज़ायरेबल स्टेट में वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और एरर आ गया तो उसकी वजह से कई तरह की एरर्स हैं जो हम पहले बात भी कर चुके हैं सॉफ्टवेयर में, तो एरर्स में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फेलियर है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्या होता है। ठीक है, अब फॉल्ट पे देखिए आप क्या होगा। अब फॉल्ट इज़ डिटेक्टेड either when an error is propagated from component to another और failure of a component is observed। ठीक है, आपका कोई कंपोनेंट ही फेल हो जाए और उसकी वजह से, एक कंपोनेंट की वजह से दूसरे में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये आपका फॉल्ट में काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम। तो अगर आपको ये सब चीज़ें जो फॉल्ट आ रहे हैं, ये सब आपको अगर मैनेज करने हैं, तो उसके लिए फॉल्ट डिटेक्शन स्कीम्स बनाई जाती हैं और ये फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम इसके थ्रू काम करता है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना, कॉमन टर्म्स हैं। एक इसमें MTBF आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लीजिए, इसको मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स बोलते हैं, कि आपके जो फेलियर्स हैं उनके बीच में क्या टाइमिंग है। अगर वो ज़्यादा आएगा तो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है ना, और अगर वो लेस रहता है तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि फिर वो मैनेज्ड रहता है। एक आता है MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर, कि आपने जो वो MTBF आता था उसको आप कितने टाइम में रिपेयर कर देते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपको OS वगैरह में आप पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब जो फेलियर्स की आप बात कर रहे थे, उसमें मान लीजिए हार्डवेयर फेल हो जाता है, तो उसके बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे उसमें डिज़ाइन एरर हो सकती है, कि उसकी क्वालिटी पुअर हो, वो जो इनसफिशिएंट कैपेसिटी हो जाए उसकी। ठीक है, एरर करेक्शन उसका ठीक नहीं हो, स्कीम्स उस पर जो डिटेक्शन की हैं वो अच्छी ना हो, तो डिज़ाइन एरर की वजह से भी हार्डवेयर फेलियर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है, पुअर क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, जो सिस्टम्स इसमें हैं, जो इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अलाइनमेंट्स हैं, वो बिगड़ जाएं। ठीक है, तो वहाँ आपका अगर पुअर क्वालिटी कंट्रोल है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर एक ओवर यूटिलाइजेशन या ओवरलोडिंग हो जाए किसी चीज़ की। ठीक है, जो सिस्टम जिस काम के लिए बना था उससे ज़्यादा उसमें लोड आपने दे दिया है, तो वो ओवर यूटिलाइज हो रहा है, तो वहाँ भी हार्डवेयर फेल हो सकता है आपका। वियर आउट हो सकता है, मतलब कॉजिंग टू डाइवर्ट फ्रॉम डिज़ाइन परफॉर्मेंस। जो आपने जो डिज़ाइन किया था कि वो इतना परफॉर्मेंस देना चाहिए, ये उसका आउटपुट होना चाहिए, अगर उससे वो डेविएट कर सकता है तो उसको वियर आउट बोलते हैं आप। तो ये हार्डवेयर फेलियर्स कुछ इन चीज़ों की वजह से आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर फेलियर्स के बारे में आप जब बात करोगे तो उसमें भी यही आएगा कि आपने डिज़ाइन कुछ वर्क किया सॉफ्टवेयर को और वहाँ आपका लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। राइट, अच्छा, वियर आउट में ये भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई हार्डवेयर बनाया था और वो हार्डवेयर में कुछ, आप ये बोलें कि कुछ ह्यूमिडिटी आ गई या कुछ और हो गया जिसकी वजह से वो यूज़ करते जा रहे हो आप, तो वो कई बार क्या है, आपको सही रिजल्ट्स नहीं देता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो आपका अगर इन्फॉर्मेशन लॉस हो रहा है तो डिज़ाइन शुड बी फेल सेफ, मतलब अगर आपका फेल भी हो जा रहा है तो आपकी इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो वो डिज़ाइन एरर्स की वजह से प्रॉब्लम आती है। वही क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे हम यहाँ पर भी, कि एरर्स जो हैं वो छूट जाएँ डिटेक्ट हुए बिना। जैसे आपको 2+3 5 करना था, लेकिन वो 6 हो गया, तो कुछ हम एरर आई थी जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए ओवर यूटिलाइजेशन भी आप मानेंगे कि आपने बफर्स और स्टैक्स लिए हैं, जो आउट ऑफ बाउंड आपका चला जाए मेमोरी से, तो भी आपका सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है। आपने कोई स्टैक का साइज़ लिया और वो साइज़ से ज़्यादा वो निकल गया, चला गया है। ठीक है ना, तो इसमें वियर आउट में भी आप ये देख सकते हैं कि
लेस यूज़फुलनेस हो जाए, उसकी रिक्वायर्ड एडिशनल फीचर्स और वर्जन्स जो हैं वो आपको अपग्रेड करने पड़ते हैं, आपने नहीं किए तो भी आपका सॉफ्टवेयर फेलियर आ सकता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में स्टोरेज मीडियम फेलियर की है, ठीक है। जैसे आपने वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और परमानेंट और स्टेबल स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। तो वोलेटाइल स्टोरेज के बारे में बात करेंगे तो क्या है, कई बार स्पॉन्टेनियस शटडाउन हो जाता है, एकदम से शटडाउन हो गया या पावर सप्लाई चली गई तो वहाँ वो फेल हो सकता है, ठीक है ना। स्टोरेज मीडियम जो है वो आपका फेल हो सकता है कि आप किस मीडियम में स्टोर कर रहे हो डेटा को। फिर आप नॉन वोलेटाइल में करते हो, वहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो आपके हार्ड डिस्क होती है उस पर ट्रैक्स बने होते हैं, हेड होता है, तो कई बार अगर उसमें मैकेनिकल फेलियर आ जाता है या हेड क्रैश हो जाता है तो आपका इन्फॉर्मेशन जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब जो हार्ड डिस्क है, उसमें से भी आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो फिर वो लॉस हो सकता है। उसके बाद आता है आपका परमानेंट और स्टेबल स्टोरेज। अब इसमें क्या है, रिडंडेंट सेपरेट नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब आपने अगर आपका डेटा है वो आपने यूज़ तो आप मतलब सेव करते जा रहे हो लेकिन वो मल्टीपल बार सेव हो रहा है, आपका एक से ज़्यादा बार वो सेव हो रहा है, तो वो फिर प्रॉब्लम का इशू है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेबल स्टोरेज। इसमें क्या है, जो आपने स्टेबल स्टोरेज के बारे में ऊपर पढ़ा है उसमें जब आप राइटिंग सेम ब्लॉक ऑफ डेटा, देखो एक तो ये है कि आप इसमें जो ब्लॉक्स बने होते हैं जिनमें आपकी मेमोरी सेव होती है, उसमें भी अगर वी आर राइटिंग सेम ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम वोलेटाइल टू स्टेबल स्टोरेज इन मल्टीपल फॉर 2 और मोर टाइम्स इंश्योरिंग सक्सेसफुल आइडेंटिकल ब्लॉक राइटिंग। इसका मतलब क्या है कि आप अगर वो सेम ब्लॉक ऑफ डेटा को मल्टीपल जगह स्टोर कर रहे हो अलग अलग, ताकि अगर कभी फेलियर होता है तो आप उसको रिकवर कर सकें। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपको इशू आ सकता है। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल था। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा सिस्टम कितने तरीके से फेल हो सकता है, तभी हम उसको जो है सही कर सकते हैं। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में देखा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज मीडियम के बारे में, इतने तरीके से आपका डेटाबेस फेल हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में आपका डेटाबेस फेलियर में थ्योरेटिकली इतना ही पोर्शन है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि डेटाबेस फेलियर क्या होता है, तो आप कुछ फेलियर्स के बारे में बताइए, एरर्स के बारे में बताइए, फिर आप उसमें हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर, स्टोरेज मीडियम फेलियर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, अच्छा इसके अंदर आप चाहें तो ट्रांजैक्शन फेलियर भी लिख सकते हैं कि आपने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो फेल हो जाएं, तो ट्रांजैक्शन फेल भी आप उसमें डाल सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं, ठीक है ना। डेडलॉक अगर कर जाए तो आप कुछ भी तरीके से बता सकते हैं कि फेलियर क्या होता है। ये बहुत ही जनरल टर्म है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। उसके बाद में आपके साथ टॉपिक है शैडो पेजिंग, ठीक है। अब शैडो पेजिंग क्या होती है आपका, अब हम पढ़ेंगे रिकवरी टेक्निक्स या रिकवरी स्कीम्स के बारे में। तो इसमें क्या है कि स्कीम्स आती हैं, लॉग बेस स्कीम, शैडो पेजिंग स्कीम। तो आपके सिलेबस में पहले शैडो पेजिंग के बारे में बताया गया है, तो इसलिए मैं आपको शैडो पेजिंग पहले पढ़ा देते हैं। ऑल तो वैसे आपको लॉग वाली पहले पढ़नी चाहिए, लेकिन चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थ्योरेटिकली है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अब शैडो पेजिंग क्या है, देखो शैडो पेजिंग में अब आपने देख लिया डेटाबेस फेल कैसे होता है, डेडलॉक के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया आपने, फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम में आ जाए सिस्टम तो कैसे ठीक किया जाए। जैसे आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख लीजिए, मान लीजिए कि आपने लिखा एक्सेल में आप काम कर रहे हो, आपने लिखा ABC, और तभी क्या होता है कि आपका लाइट चला जाता है। तो उस केस में आप क्या, आपका वो आपने कंट्रोल S नहीं किया था और ABC लिखा और बंद हो गया सिस्टम, तो उसमें क्या हो गया कि आपने सेव नहीं किया। इसका मतलब आपका जो आप ट्रांजैक्शन चल रहा था सेव करने का, वो कहाँ चल रहा था, प्राइमरी मेमोरी में, रैम में चल रहा था। आपने उसको सेव नहीं किया, उससे पहले आपका सिस्टम बंद हो गया, तो वो आपका लॉस हो जाता है डेटा का, ठीक है ना, वो रिकवर नहीं हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ तो ठीक हुआ, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। अब वो सोचने वाली बात क्यों है, ठीक है, आप मान लीजिए ये तो ABC की बात कर रहे हो, आप हज़ारों काम एक साथ कर रहे हो, ट्रांजेक्शन रन कर रहे हो, अगर वहाँ ऐसा हो जाए कि आपने कुछ सेव नहीं किया, उसका आधा अधूरा सेव होकर रह गया, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसको रिकवर करने के लिए आपका रिकवरी स्कीम्स के बारे में बात होती है। तो उसमें जो स्कीम आती है, एक शैडो पेजिंग स्कीम आती है, काफ़ी सिंपल है। आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन है, अब ट्रांजेक्शन क्या है, मान लीजिए एक्टिव स्टेट में है, चल रहा है ट्रांजेक्शन, तो इसके अंदर दो टेबल्स ये मैनेज करते हैं, एक तो होता है करंट पेज टेबल, एक होता है शैडो पेज टेबल, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर एग्जीक्यूशन में है, अभी उसने कमिट नहीं किया है, तो जितने भी रीड एंड राइट ऑपरेशंस होते हैं वो आपके करंट पेज टेबल में होते हैं। और ये जो करंट पेज टेबल होती है रैम में काम करती है, वोलेटाइल मेमोरी में काम करती है, ठीक है, मेन मेमोरी में काम करती है। और जैसे ही आपने देखा कि सब कुछ काम हो गया, आपको अब काम कमिट करना है,
तो जब आप कमिट करने की काम करते हो तो वो सारा कमिट कहाँ हो जाता है, शैडो पेज टेबल में हो जाता है, ठीक है। और जो ये शैडो पेज टेबल होती है ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रहती है, आपके हार्ड डिस्क में रहती है, सेकेंडरी मेमोरी में आप बोल सकते हैं वहाँ रहती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन ट्रांजैक्शन इज रनिंग दैट इट मेंटेन डेटा इन करंट टेबल, ये आपसे बता दिया है। और अगर कमिट करते हो तो ये शैडो पेज टेबल में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास में ये मान लीजिए आपका लॉजिकल मेमोरी है, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं मान लीजिए। तो ये आपका लॉजिकल मेमोरी है, लॉजिकल मेमोरी में एक टेबल अलग से हमने लिखी करंट पेज टेबल, एक हमने बनाई है शैडो पेज टेबल, ठीक है। अब ये आपका इसके अंदर क्या है कि इस तरीके से आपका ट्रैक्स बने होते हैं, ठीक है, जहाँ चीज़ों को आप रेफ़र करते हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये आपका करंट पेज टेबल है, ये आपका शैडो पेज टेबल है, ये आपका कहाँ होगा हमेशा, मेन मेमोरी में, या आपका आपका वोलेटाइल मेमोरी में, ये आपका नॉन वोलेटाइल में होगा शैडो पेज टेबल, ठीक है। ये आपका लॉजिकल मेमोरी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो कोई एक आपका पोर्शन है ये रेफ़र कर रहा है इसको, ठीक है, और ये जो है ये रेफ़र कर रहा है इसको, राइट। तो अब क्या होता है, ये मान लीजिए आपका पहले का स्टेट है, ट्रांजैक्शन चल रहा था, आपने कमिट कर दिया, तो कमिट करने से क्या हुआ, सेम चीज़ इधर आ गई शैडो पेज टेबल में। तो जो इसका सबसे ऊपर वाला ये है ये आ गया इधर और इसने कर दिया इसको रेफ़र, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रेफ़र करेगा ये मेमोरी को, जैसे अगर ये भी यहाँ मेमोरी को रेफ़र करता है तो इधर भी यही रेफ़र करेगा, ये शैडो पेज भी वही रेफ़र करेगा, ठीक है। लेकिन अब सोचिए ट्रांजैक्शन कोई तीसरा स्टार्ट हुआ और उसने क्या किया, इस वाले जो आप यहाँ रेफ़र कर रहे थे इसको हटा करके यहाँ रेफ़र करवा दिया और फिर कमिट करोगे। जब आपने कमिट किया तो क्या करोगे, ये वाली जो शैडो पेज टेबल है ये भी अपडेट होगी और ये यहाँ से हट के एरो ये भी सेम उसको दोबारा नई लोकेशन को रेफ़र करने लगेगा। सही में होता क्या है, सही में ये होता है कि आप इसमें कितना भी काम करो करंट पेज टेबल में, वो जब आप कमिट करोगे तो ये करंट पेज टेबल एज इट इज़ उठ के शैडो पेज टेबल में आ जाती है, ठीक है। तो कहानी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट करते हो आप कोई ट्रांजैक्शन करना तो करंट पेज टेबल और शैडो पेज टेबल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती हैं, समझ में आ गई। आइडेंटिकल वर्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, सेम नहीं बोल रहा हूँ, आइडेंटिकल बोल रहा हूँ, मतलब रोज एंड कॉलम सब कुछ सेम होता है दोनों का, दोनों जगह सेम कॉपी होती है आपकी करंट पेज टेबल और शैडो पेज टेबल, बस इनके लोकेशन अलग अलग होती है, ठीक है, फीचर्स अलग अलग होते हैं, बाकी सेम होती है, आइडेंटिकल होती हैं। अब इस ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, सेम चीज़ कॉपी हो रखी है। अब इसमें आपने कुछ काम किया बहुत देर तक, अगर इसमें से मान लीजिए कोई लाइट वाइट चली गई या सिस्टम फेलियर हो गया तो आपकी जो करंट पेज टेबल है इसका रोल बैक कर जाएगा, और रोल बैक भी नहीं करेगा तो ये इसको डिस्कार्ड कर देगा यहाँ से, शैडो पेज टेबल को के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करेगा। तो आपका जो पिछला स्टेट था डेटाबेस का वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से मान लीजिए कमिट करेगा ये, तो ये करंट पेज टेबल है ये एज इट इज़ कॉपी होकर यहाँ पेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इसी की कॉपी है, ठीक है, आइडेंटिकल है दोनों टेबल्स। तो इस तरीके से आपका जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। तो व्हेन ट्रांजैक्शन कमिट CPT मतलब करंट पेज टेबल कॉपीड इनटू शैडो पेज टेबल, यही हमने इसके अंदर लिखा है। अब इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो आप देख लीजिए। एक तो ये लेस डिस्क एक्सेस करता है, मतलब आपका अगर डिस्क में इधर से उधर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का आना जाना है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या है, हम सारा काम कहाँ कर रहे हैं, करंट पेज टेबल में, और फाइनली जब आप कमेंट करोगे तो एक साथ उठा के यहाँ कॉपी कर देंगे। तो आप जो आपका लॉजिकल मेमोरी है उसके साथ में बहुत कम इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आपका डिस्क एक्सेस बहुत कम है स्टोरेज के साथ में, ठीक है। फिर क्या है, शैडो पेज टेबल नेवर चेंज ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन और एग्जीक्यूशन। जब तक आपका ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में है, एग्जीक्यूशन में है, उसने कमिट नहीं किया, तब तक आप शैडो पेज टेबल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और शैडो पेज टेबल आपकी हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ी जाती है, ठीक है। व्हेन सिस्टम परफॉर्म्स अनदर ऑपरेशन नाउ ट्रांजैक्शन अराइव देन इट राइट SPG टू CPG, मतलब जैसे ही कमिट करेगा वो आपका क्या लिखा, व्हेन सिस्टम परफॉर्म्स अनदर ऑपरेशन और न्यू ट्रांजैक्शन अराइव। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपका कमिट हो गया था, काम सारा हो गया, अब आपको नया ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, सब कुछ आपने कमिट कर दिया था, अब आपको दोबारा मन किया काम करने का, तो फिर दोबारा क्या होगा, जो SPG टेबल में आपने कॉपी किया था वो फिर CPT में वापस रिवर्स हो जाएगा, फिर दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगी। अब सारा काम कहाँ होगा, दोबारा CPT में होगा, ठीक है, और CPT काम करेगा, फिर अपना काम ख़त्म करेगा, फिर ये SPG में कॉपी करेगा,
फिर कोई मान लीजिए कॉपी करने के बाद में कमिट हो गया, सब कुछ हो गया, फिर अगर कोई नया ट्रांजेक्शन आएगा तो फिर SPG CPT में कॉपी करेगा। मतलब आपको बात समझ में आई? काम हुआ, कमिट किया, ये एज इट इज़ कॉपी कहाँ हो गया, शैडो पेज टेबल में। अब सब कुछ फाइनली शांत पड़ा हुआ है, फिर एक नया ट्रांजेक्शन आएगा तो जो शैडो पेज टेबल है इसकी कॉपी अब करंट पेज में जाएगी, तब भी दोनों फिर दोबारा बराबर हो जाएंगी। फिर सारा काम किस में होगा, करंट पेज टेबल में। फिर ये कमिट करेगा तो फिर डेटाबेस कहाँ कॉपी हो जाएगा, शैडो पेज टेबल में। तो ये आपका शैडो जो है, मतलब एक टेबल की शैडो दूसरे में कॉपी होती रही है, इसलिए इसका नाम है शैडो पेजिंग आपका रिकवरी स्कीम। ठीक है। अब इसमें क्या है, व्हेन सिस्टम, ये आपका बात हो गई। एडवांटेज इसके क्या हैं, लॉग रिकॉर्ड ओवरहेड इज रिड्यूस्ड। मतलब आपको जब लॉग प्रोटोकॉल आप पढ़ाएंगे, आपको जो लॉग रिकवरी स्कीम, तो उसमें क्या हो, हमको कुछ लॉग्स लिखने पड़ते हैं हर डेटा, हर उसके लिए। तो उसमें क्या है, डू करना पड़ता है, रीडू करना पड़ता है, अनडू करना पड़ता है, और उसमें लॉग्स रखने पड़ते हैं, तभी हम रिकवरी कर सकते हैं। तो वो ओवरहेड इसमें बच गया है बिल्कुल। ठीक है। और इसका रिकवरी जो है वो फास्ट रिकवरी हो गया है, क्योंकि आपका अनडू और रीडू ऑपरेशन आपको नहीं करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हम इसको बाद में पढ़ते हैं लॉग के, लेकिन चलो आपके सिलेबस में पहले दिया हुआ तो हमने इसको पहले कवर कर लिया है। अब मेरे हिसाब से आपका काफ़ी सिलेबस हो गया है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं, तो आपका सिलेबस जब आप देखेंगे, तो सिलेबस अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। तो क्योंकि हम देखिए यहाँ तक तो ये सब पढ़ ही चुके थे जब आपकी क्लास चल रही थी, तो हमने पढ़ाई करना स्टार्ट कहाँ से किया था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हाँ, तो हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। देखिए इसमें हमने स्टार्ट किया था, ये हम पढ़ चुके थे, हमने BCNF से पढ़ना स्टार्ट किया है। जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उससे पहले से हम पढ़ चुके थे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में। ठीक है। फिर हमने BCNF से पढ़ना स्टार्ट किया था और ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग स्टार्ट किया, इसमें हमने ट्रांजैक्शन की स्टेट पढ़ ली थी, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, करंट एग्जीक्यूशंस के बारे में पढ़ लिया है, नीड ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस व्यू सीरियलाइजेबिलिटी हमने पढ़ लिया है। सीरियलाइजेबिलिटी तो हमने बहुत थॉरली पढ़ा है। टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी हमने पढ़ चुका है। रिकवरेबल शेड्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कैस्केड शेड्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत चीज़ें पढ़ रही हैं, जिसमें हमने स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा और भी बहुत तरह के शेड्यूल्स पढ़े हैं। फिर हम कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स पे पढ़ा, इसमें हमने कंकरेंसी के बारे में पढ़ा, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, काफ़ी थॉरली पढ़ा है। टाइम स्टैम्प के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल छोटा सा टॉपिक था, उसके बारे में हमने पढ़ा। डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में हमने आज बात की। ठीक है। डेटाबेस फेलियर के बारे में हमने आज बात की, थोड़ा क्या होते हैं डेटाबेस फेलियर्स। फिर रिकवरी स्कीम्स हमने स्टार्ट की, और रिकवरी स्कीम्स के अंदर हमने क्या स्टार्ट किया, शैडो पेजिंग स्टार्ट किया है। ठीक है। और ये हमारा ख़त्म हो गया है। तो आपके जो इसके बाद कल जो या फिर जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लॉग बेस रिकवरी ख़त्म करेंगे। एक ही टॉपिक बचा हुआ है आपका पूरे सिलेबस में, हमने पॉइंट बाय पॉइंट इसको मैच कर लिया है। बाकी हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके थे, आपके मिड टर्म में आ चुकी हैं दोनों यूनिट्स। ठीक है। और 4th, 5th और 6th यूनिट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, और 4th यूनिट हम काफ़ी क्लास में भी कंप्लीट कर चुके हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब आपको कोई भी डाउट आएगा इसके बाद में, तो मेरे हिसाब से अब आपको एक लेक्चर और चाहिए होगा और आपका DBMS का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने अब तक पढ़ लिया था। तो अब कल जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है। ओके।